फिर से आपका स्वागत है डॉक्टर तुलसी राम के द्वारा लिखी उनकी आत्मकथा मुर्दहिया। वाचन स्वर अवनीश। हमने देखा है भाग 5 पूरा और भाग 6 का पार्ट 1 भी हमने देख लिया है। भाग 6 है जिसका शीर्षक है चले बुद्ध की राह। और इसमें हमने देखा था, पिछला हम रिवाइज कर दें एक लाइन। राहुल सांकृत्यायन का निधन हो गया था 14 अप्रैल 1963 को। चिरैयाकोट थाने से सूचना आई और उनकी मृत्यु की खबर से हमारे स्कूल में मातम सा छा गया। सारे बच्चे राहुल के बारे में अधिक से अधिक अब आगे देखते हैं। अब इसके आगे देखते हैं आज का वाचन भाग 6 पार्ट 2 और आगे शुरू करते हैं। तो बहुत जो बच्चे थे, सारे बच्चे राहुल सांकृत्यायन के बारे में अधिक से अधिक सुनना चाहते थे, किंतु अफसोस यह था कि पारसनाथ पांडे द्वारा दी गई उन पुरानी जानकारियों के अलावा नया कुछ भी नहीं था। उस दिन हम बड़े दुखित मन से घर आए थे। इसके तुरंत बाद 9वीं कक्षा के इम्तिहान शुरू हुए और हम 10वीं में चले गए। साथ ही मई जून में गर्मी की छुट्टियां हुई। पिताजी ने छुट्टियों में मजदूरी करने के लिए मुझे विवश कर दिया था, अतः अधिकतर समय मैं गन्ने की सिंचाई के लिए सुदेश्वर पांडे का रहट हाँकता रहा। इन छुट्टियों के दौरान मेरे स्कूल के दो अध्यापकों ने मुझे एक विचित्र कार्य सौंपा था, जिसके लिए मुझे काफ़ी खतरा मोल लेना पड़ा था। ये दोनों अध्यापक क्षत्रिय तथा कम उम्र के थे। इन दोनों अध्यापकों से हमारी कक्षा की एक क्षत्रिय छात्र का बेहद लगाव हो गया था। इस छात्र का स्कूल से करीब 7 किलोमीटर दूर गांव था। ये दोनों अध्यापक मुझ में बेहद विश्वास रखते थे, अतः उस छुट्टी के दौरान वे संयुक्त रूप से चिट्ठी लिखकर मुझे देते, जिसे लेकर मैं उस छात्र के गांव जाया करता था। उसके गांव के पास भी एक पोखरा था, जिसके किनारे एक भीटा पर एक कमरे का शिवलिंग वाला मंदिर था। उसमें कोई पुजारी नहीं होता था। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उस मंदिर पर चिट्ठी सौंपना होता था। मैं इन दोनों अध्यापकों द्वारा लिखित चिट्ठी को पलाश के एक बड़े पत्ते का लिफाफा बनाकर उसके अंदर रखकर बबूल के बड़े बड़े कांटों से सील देता था। उन दिनों प्रायः लोग पलाश के पत्ते में फूल लपेट कर मंदिर में पूजा के लिए जाया करते थे। पलाश आपको पता ही होगा कि उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय पुष्प भी है। तो पलाश के पत्ते के दोने में उसे पूजा के फूलों की शक्ल दे दिया जाता था। पोखरे के पास गन्ने के खेत थे। मैं उन्हीं गन्ने की फसलों के बीच छिपा रहता था। इस बीच पोखरे के मंदिर के पास उस छात्र को आते देख मैं जल्दी से उस दोने को वहीं फेंक कर पुनः गन्ने के खेत में जाता था तथा उस छात्र द्वारा जवाब में लिखी गई चिट्ठी को वापस लेकर उन अध्यापकों को सौंप देता था। इस तरह मैंने 3 चिट्ठियों का आदान प्रदान उस छुट्टी में सफलतापूर्वक किया था। इस प्रयास से मैं भयंकर रूप से डरा हुआ रहता था, क्योंकि वह छात्र एक बड़े जमींदार की बेटी थी। मतलब छात्र वही स्टूडेंट छात्रा थी। अंततः इस स्त्री को, मतलब कि बेटी थी, तो आमने सामने नहीं आना है, नहीं तो गांव में लोग क्या कहेंगे और उसे छूना भी नहीं है। मतलब छुआछूत होगा तब भी बहुत बवाल मचेगा। अंततः इस त्रिकोणी कथा का प्रतिफल कुछ भी नहीं निकल सका। अच्छा, अब समझ गए, आप भी समझ रहे होंगे। तो जो वो क्षत्रिय थे वह कम उम्र के थे, टीचर थे। मतलब उन लोगों का वो चल रहा था, क्या प्रेम प्रसंग टाइप का रहा होगा। अभी हम तो अनुमान लगा रहे हैं, आगे देखते हैं क्या है। बस वही होगा और क्या। क्योंकि वह शिक्षक थे और लेखक से कहे, लेखक छात्र था तो लेखक को करना पड़ा वह काम। अंततः इस त्रिकोणी कथा का प्रतिफल कुछ भी नहीं निकल सका। 10वीं कक्षा के मध्य में ही उस छात्रा का कहीं अन्यत्र विवाह हो गया। अच्छा, दोनों चक्कर में थे कि उसको फंसा लिया जाए। यह छुट्टी एक अन्य घटना के कारण भी मेरे लिए यादगार बन गई थी। हमारे ओझा सोखा जो तांत्रिक थे, रिश्तेदारों के गांव मंगरपुर के एक बड़े जमींदार के बेटे लाल बहादुर सिंह थे।
लाल बहादुर सिंह भी हाई स्कूल के छात्र थे, किंतु उनका स्कूल हमारे स्कूल से बहुत दूर था। रिश्तेदारों के यहाँ आते जाते लाल बहादुर सिंह से मेरी दोस्ती हो गई। लाल बहादुर सिंह के घर में घोड़ा पाला जाता था जो उनका इक्का खींचता था। उनके घर वाले जहाँ कहीं भी जाते वे अपने इक्के का इस्तेमाल करते थे। एक दिन लाल बहादुर सिंह अपना इक्का हाँकते हुए हमारे घर आ गए और मुझे लेकर चिरैया कोट चले गए। लाल बहादुर सिंह कम उम्र में ही भयंकर शराबी बन गए थे, अतः उन्होंने चिरैया कोट थाने के पास स्थित देसी शराब के ठेके से एक बोतल शराब खरीदी। उन्होंने एक मीट की दुकान से 1 किलो मीट भी खरीदा। वहीं चिरैया कोट के मोड़ पर सड़क के किनारे आहरा लगाकर एक मिट्टी के घड़े में मसाले वाला मीट पकाना शुरू कर दिया। एक अन्य हड़िया में चावल पकाया गया। लाल बहादुर सिंह ने उस दिन मेरी इच्छा के विरुद्ध मुझे एक तरह से जबरन शराब पिलाई। देखिए, लेखक ने कुछ छिपा नहीं रहे, सब कुछ जैसा जैसा घटा वह बता रहे हैं। पहला घूंट आज भी याद है। उसकी कड़वाहट से सुनसुनी चढ़ गई थी, किंतु थोड़ी देर बाद जब नया चढ़ना शुरू कर दिया तो स्वेच्छा से पीने की रफ्तार बढ़ गई। सही कह रहे हैं, जब भी आप पहली बार पियेंगे तो ऐसा लगेगा। हमने भी एक बार चखने के लिए पिया था कि अच्छा इसमें क्या है, जानने के लिए। ये नहीं कि ये मत सोचिएगा कि हम एकदम पियक्कड़ी हैं, नहीं, बल्कि हम ऐसे ही सोचे थे कि आखिर इसमें क्या है। मतलब हम वैज्ञानिक तरीके से सोच के किए कि आखिर इसमें क्या है कि लोग इतना पीते हैं। तो हमने जब एक घूंट पिया, मतलब ऐसे ही टेस्ट करने के लिए, एकदम कड़वा था। हम कहे इतना कड़वा, इसमें क्या मिलता है, इससे अच्छा तो ऑरेंज जूस पी लें, इससे अच्छा तो पेप्सी पी लें, थम्स अप पी लें, वो क्या होता है, मैंगो जूस पी लें। और इसमें कौन सा स्वाद होता है कि पिए जा रहे हैं, सब फेफड़ा किडनी लीवर सब खराब कर रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पहुँचे थे हम? कड़वाहट से सुनसुनी चढ़ गई, किंतु थोड़ी देर बाद जब नया चढ़ना शुरू कर दिया तो स्वेच्छा से पीने की रफ्तार भी बढ़ गई। हम दोनों मीट चावल के साथ पूरी बोतल खाली करके सड़क के किनारे ज़मीन पर लेट गए। कुछ होश हवास नहीं था। पास में इक्के में बंधा उनका घोड़ा जब तब हिनहिनाता। कैसे हिनहिनाता? भयंकर नशे की हालत में उस घोड़े की उपस्थिति सोचकर मुझे बड़ी राहत मिलती थी कि जैसे तैसे घर वापस पहुंच ही जाऊंगा। शराब पीने के इस पहले ही अवसर ने मुझे नशे में एकदम चकनाचूर कर दिया था, किंतु बार बार सोचने पर मजबूर हो जाता कि जब घर वाले इस हालत में मुझे देखेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा। उठकर हम दोनों कुछ कदम चलने का अभ्यास करते, किंतु बहरा कर एक दूसरे के ऊपर गिर पड़ते। आप समझ रहे हैं, बहरा कर मतलब कि लड़खड़ा जाते हैं। अब शरीर काम ही नहीं कर रहा है, दारू पिए हैं तो कहाँ से चल पाएंगे। इस बीच आजमगढ़ से गाजीपुर जाने वाली यूपी रोडवेज की 7 बजे शाम वाली बस भोपू बजाते हुए हमारे बगल से गुजर गई। उसकी तेज हेडलाइट से हमारी आंखें चौधिया गई थी। हमारे पास कोई घड़ी तो नहीं थी, किंतु इस बस के चिरैया कोट से रोज़ 7 बजे गुजरने वाली घोषित समय सारणी से मैं यह सोचकर अत्यंत चिंतित होने लगा था कि अपने गांव पहुंचते पहुंचते काफ़ी रात हो जाएगी। मैं बार बार लाल बहादुर सिंह से गांव चलने के लिए कहता तो वे हर बार अपने गांव ले जाने की जिद करने लगते थे। हम दोनों अपनी अपनी जिद पर काफ़ी देर तक अड़े रहे। अंततोगत्वा उस घोर नशे की हालत में लाल बहादुर सिंह की सामंतिक पृष्ठभूमि जाग उठी और वे काफ़ी देर तक शब्दों में ही मेरी माँ बहन का इस्तेमाल करते रहे। उनके इस व्यवहार से आतंकित होकर मैं एकदम अवाक रह गया था। मैं बिना कुछ बोले लड़खड़ाते हुए वहां से 7 किलोमीटर दूर स्थित अपने गांव की तरफ चल पड़ा। अभी मुश्किल से मैं 5 कदम चला था कि पीछे से तेजी से आकर लाल बहादुर सिंह ने मेरी दोनों टांगों को पकड़कर बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए माफ़ी मांगने लगे। उनके मुँह से बार बार निकलता, हम तो के कितना गरियौली है। हम दोनों वापस इक्के के पास आ गए और लाल बहादुर सिंह घोड़े को चाबुक से बार बार प्रहार करते हुए मेरे गांव की तरफ चल पड़े। अंधेरी रात में घोड़ा बार बार बिदक कर सड़क पर न हट जाता था। इस प्रक्रिया में उस घोड़े पर सैकड़ों चाबुक पड़े थे। हम बड़ी मुश्किल से देर रात सोता पड़ने पर अपने गांव पहुंचे। लाल बहादुर सिंह को देखकर रात में किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बैल वाली हौदी में मैंने चारा पानी डाल दिया था तथा घोड़े को खूंट से बांधकर हम दोनों घर के सामने हुए मंगरपुर लौट गए। हम दोनों
घर के सामने होते हुए मंगरपुर लौट गए। सवेरा होने पर लाल बहादुर सिंह अपना इक्का हाँकते हुए मंगरपुर लौट गए। दूसरे दिन उनके जाने के बाद एक बार फिर मेरा सामना नग्गर चाचा की गालियों की बौछार से हुआ। शराब पीने की इस घटना से घर वालों के इस तर्क को बड़ा बल मिला कि अब मैं एक छटा हुआ आवारा लफंगा बन गया हूँ। मेरी पढ़ाई छुड़ा देने की मुहिम को एक नया बल मिला। शराब पीने वाली बात पूरे गांव में तेजी से फैल गई। गांव के ब्राह्मण हमारे घर वालों से कहते कि ज़्यादा पढ़ने से लोग पागल हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को ज़्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए। ब्राह्मण की इस सलाह से घर वाले 100% यानी 100% सहमत हो जाते थे। ब्राह्मण यह उदाहरण देते कि बभनौटी का कोई लड़का हाई स्कूल के आगे नहीं पढ़ता। हकीकत यह थी कि बभनौटी का कोई बच्चा उस समय तक हाई स्कूल पास ही नहीं कर पाया था, क्योंकि वे फेल होकर पढ़ाई छोड़ देते थे। ज़्यादा पढ़ने से पागल होने की अवधारणा ब्राह्मणों ने इतना प्रचारित कर दिया था कि हमारी दलित बस्ती में सनसनी फैल गई थी। सबसे बड़ी समस्या मेरे पिताजी की थी। घोर अंधविश्वासी तथा धार्मिक होने के कारण वे ब्राह्मणों की हर बात को एकदम सही मान लेते थे। ब्राह्मण यह तर्क देते कि शराब पीना पागलपन की ही निशानी है। उनकी इस बात से पिताजी बिल्कुल आश्वस्त हो जाते थे। एक बार तो ऐसा लगा 9वीं कक्षा के आगे नहीं पढ़ पाऊंगा। मैं बार बार पश्चाताप करता कि लाल बहादुर सिंह के साथ क्यों चला गया। लाल बहादुर सिंह के लिए पिताजी कहते हैं कि वे तो बड़े ठाकुर के बेटे हैं, उनसे बराबरी करके चमार का लड़का कहाँ जाएगा। इस संदर्भ में पिताजी एक लोकोक्ति का सहारा लेते हुए कहते, घोड़वा के देखे कि मेदफिया नाल मराई तकाऊ जिंदा रही। घोड़वा के देखी कि मेदफिया नाल मराई तकाऊ जिंदा रही। पढ़ाई छूट जाने की आशंका से आतंकित होकर मैं मन ही मन बार बार कसम खाता कि अब भविष्य में कभी शराब नहीं पीऊँगा। यह सब सोच ही रहा था कि पिताजी ने खींचकर सुदेश्वर पांडे के खलिहान में मुझे दवरी के काम में लगा दिया। 2 बैलों को जुआठे में नाद कर जौ तथा गेहूं आदि के बाली समेत डंठलों को कुचलने के लिए गोलाई में हाँका जाता था, जिसे दवरी कहते थे। दवरी के द्वारा ये डंठल भूसा बन जाते थे, जिससे ओसाकर अनाज को अलग कर लिया जाता था। दवरी करते समय बैलों के मुंह को जाबी यानी रस्सी से बनी जाली से बांध दिया जाता था, ताकि वे जौ गेहूँ खा न सकें। दवरी का एक बड़ा उबाऊ काम होता था, जिसमें बैलों को दिन भर हाँकना पड़ता था। गर्मी की छुट्टियां बीतने वाली थी। जुलाई 1963, जुलाई 1963 से कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू होने वाली थी, किंतु मेरा भविष्य एकदम अनिश्चित हो गया था। घर वाले सर्वसम्मति से पढ़ाई छुड़ाने का प्रस्ताव पारित कर चुके थे। मेरे सामने यह एक बड़ा गंभीर संकट था। मुझे दुखित होकर मेरी माँ फूट फूट कर रोने लगती थी, दुखित देखकर। किंतु वह भी बेबस थी, वह कुछ कर सकने की स्थिति में नहीं थी। आखिरकार जुलाई आ ही गया। घर वालों के विरोध के बावजूद मैं सुबह बिना कुछ खाए खाली पेट स्कूल जाने लगा। घर पर सामूहिक संयुक्त पारिवारिक जीवन में व्यक्तिगत रूप से भोजन की व्यवस्था मेरे लिए असंभव थी। बाद में ऊब कर मेरी माँ रात के अपने खाने में से आधा बचाकर ताखा में रख देती थी, जिसे न चाहते हुए भी मैं खाकर स्कूल जाता था। माँ के इस त्याग से द्रवित होकर सुबह खाते हुए मैं अक्सर रो पड़ता था। 10वीं कक्षा में मैं अत्यधिक दुखित रहने लगा। घर का वातावरण एकदम दूषित हो चुका था। मुझे प्रायः गालियों के संबोधन से पुकारा जाता था। स्कूल से शाम को घर आते ही पशुओं को चारा पानी देने का काम मुझे सौंप दिया जाता था। रात में सबसे बड़ा संकट यह था कि चिराग न होने यानी कि उजाला न होने के कारण चिराग न होने से मैं कुछ भी पढ़ नहीं पाता था। पहले एक डिबरी जलाकर पढ़ा करता था, किंतु 10वीं कक्षा में उसे जलाने के लिए मिट्टी का तेल मिलना बंद हो गया। घर में एक लालटेन जरूर था, किंतु घर वाले इसका इस्तेमाल बहुउद्देशीय कार्यों के लिए किया करते थे। मतलब जब ज़रूरी काम हो, बहुत ज़्यादा काम हो, तब यूज होगा। अतः रात में न पढ़ पाना मुझे सबसे ज़्यादा खलता था। उधर स्कूल में हर्ष विषाद का मिश्रित वातावरण तैयार हो चुका था। मेरे अधिकांश अध्यापक बहुत सम्मान के साथ पेश आते, किंतु कुछ सवर्ण छात्र मुझसे बहुत नफरत करने लगे थे। ऐसे छात्रों में से एक थे अंबिका सिंह। प्रवृत्ति से वे हिंसक नहीं थे और वे हमेशा शराफत से बात करते थे, किंतु उनकी मूल शिकायत यह थी कि कक्षा में अध्यापकों द्वारा
पूछे गए प्रश्नों का जवाब मैं ही क्यों सबसे पहले दे देता हूँ। इसका तकिया कलाम था, तू काहे के बड़ा तेज बनल ले। इस तरह के आक्षेपों से मैं कक्षा में कुछ बोलने से हिचक जाता था। चूँकि हमारे स्कूल के संस्थापक बाबा हरिहर दास छत्री थे, इसलिए वहाँ इस समुदाय का बोलबाला था। अधिसंख्य अध्यापक भी छत्री थे। ऐसे अध्यापकों में एक थे सुग्रीव सिंह, जो हाल ही में गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीए पास कर अध्यापक बने थे। वे हिंदी पढ़ाते थे और मुझे खूब प्रोत्साहित करते थे। जो लड़के मुझसे चिढ़ते उनके बारे में वे कहते, इन लंठवन से मत डरिहा, इनका ठकुरई ना चली। शीघ्र ही सुग्रीव सिंह मेरे संरक्षक जैसे बन गए। 10वीं कक्षा में मैं समय जो बीतता गया, 10वीं कक्षा में समय जो बीतता जाता, चिंता उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाती थी, क्योंकि उन दिनों हाई स्कूल की परीक्षा का रिजल्ट बहुत बुरा था। मुश्किल से 35% छात्र पास हुआ करते थे, मतलब 100 में से 35 पास, 65 फेल लगभग। इस संकट के दौरान मेरी कक्षा के एक छात्र चिंतामणि सिंह मेरे लिए एक बहुत बड़ी राहत के रूप में प्रस्तुत हुए। वे प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक परशुराम सिंह के सगे भतीजे यानी कि भाई के लड़के, जो जिगर संडी गांव के 22 जोड़ी बैलों वाले बड़े जमींदार थे। चिंतामणि सिंह पढ़ाई लिखाई में बहुत कमज़ोर थे, जिसका एक बड़ा कारण था उनका मिर्गी रोग से पीड़ित होना। वे समय समय पर कक्षा में ही बेहोश होकर गिर जाते थे। वे मुझे हमेशा अपने पास बैठाते और कहते कि जो ही उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ने की शुरुआत हो, मैं तुरंत उन्हें पकड़कर जोर जोर से हिला दूं। ऐसा करने से बेहोशी समाप्त हो जाती थी। मैं हमेशा वैसा ही करता था। चिंतामणि के पिता लक्ष्मी नारायण सिंह एक बहुत नामी वैद्य थे, जो स्वयं उनका उपचार करते थे। चिंतामणि सिंह मेरे घर की परिस्थिति से पूरी तरह परिचित थे। वे मुझसे कहते कि कक्षा में जो कुछ पढ़ाया जाए, मैं उसे खाली समय में उन्हें संक्षेप में समझा दिया करूं। मैं वैसा ही करने लगा। छुट्टियों के दिन वे अपने घोड़े पर चढ़कर मेरे घर आ जाते थे। उनके घर में एक अत्यंत उम्दा किस्म का सफ़ेद घोड़ा पाला जाता था, जिसकी चर्चा उस पूरे क्षेत्र में हुआ करती थी। वे जब भी घोड़ा लेकर आते, दलित बस्ती के हर उम्र के लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ती थी। ऐसे ही मेरे एक अन्य सहपाठी महेंद्र सिंह थे, जो मेरे गांव से करीब 6 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित चक्रपानपुर के रहने वाले थे। महेंद्र सिंह के घर में हाथी पाला जाता था। वे भी कभी कभी अपने महावत के साथ हाथी पर बैठकर मुर्दहिया के जंगल स्थित पीपल तथा बरगद की डालियां काटकर ले जाने के लिए हमारे गांव आते थे। पत्ते समेत इन डालियों को हाथी बड़े चाव से खाते थे, बरगद और पीपल के। महेंद्र सिंह अपने गांव लौटते हुए हाथी पर बैठे बैठे मेरे घर के सामने आ जाते और दलित बस्ती में मेरी इज्जत काफ़ी बढ़ गई थी, किंतु घर वालों की निगाह में आवारा गर्द हो गया था मैं। ऐसे ही एक रविवार के दिन चिंतामणि सिंह मेरे घर आए। मैं उस दिन सुदेशर पांडे के खेत को जौ की बुआई के बाद समतल करने के लिए हेंगा चलाने गया था। साथ में पिताजी भी थे। घर पर मेरी अनुपस्थिति के दौरान नंगर चाचा ने मेरे लिए अनेक अपशब्दों का प्रयोग करते हुए उन्हें बताया कि मैं सुदेशर पांडे के खेत पर गया हूँ। चिंतामणि सिंह अपना घोड़ा लिए पूछते हुए सुदेशर पांडे के खेत पर आ गए। उस दिन वे बहुत द्रवित हो गए थे। वे मुझे लेकर मेरे घर के दक्षिण में स्थित गुदिया नामक सिवान के पास कुएं पर बैठकर बड़ी देर तक बात करते रहे। वहीं उन्होंने मुझसे कहा कि मैं रोज़ शाम को उनके गांव जाकर रात में टिक कर उन्हें पढ़ाऊं तथा रात का खाना उनके घर में ही खा लिया करूं। अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने। यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे सुनकर मैं एकदम आश्चर्यचकित रह गया, किंतु मेरी खुशियों का ठिकाना नहीं था। मैं घर के जंजाल से छुटकारा पाना चाहता था। साथ ही इस बात की भी खुशी थी कि अब मेरी माँ को रात में अधपेटवा खाना से कुछ राहत मिल जाएगी। उन्हीं दिनों स्कूल के मंदिर पर दशहरे का मेला लगा हुआ था। परंपरा के अनुसार इलाके के कई जमींदार अपने हाथी घोड़ों के साथ मेले की दौड़ में हिस्सा लेते। चिंतामणि सिंह के चाचा बहुत अच्छे घुड़सवार थे।
उस मेले में वे अपने घोड़े को हवा की तरह उड़ाए थे। इसी मेले के दूसरे दिन से मैं रोज़ शाम को करीब 1.5 घंटे पैदल चलकर चिंतामणि सिंह के गांव जिगर संडी चला जाता था। उनका एक बहुत बड़ा मकान था जिसके बगल में एक बहुत लंबा चौड़ा अलग से बरामदा था जिसमें उनके 22 जोड़ी बैल बांधे जाते थे। उसी बरामदे से सटे 3-4 कमरे थे। एक कमरे में उनका एक घोड़ा बंधा रहता था। एक अन्य कमरे में रात में उनके 2 दलित मजदूर सोते थे जो बैलों की देखभाल के लिए रखे गए थे। रात में चिंतामणि सिंह अपने घर में से खाना लाकर एक मजदूर की थाली में डाल देते थे। मैं जब खा लेता तो वे मजदूर को खिलाते थे। रात में वे मुझे इतना ज़्यादा खिला देते कि सुबह कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। रात का खाना खाने के बाद वहीं एक कमरे में कुर्सी टेबल रखा गया था जिस पर बैठकर मैं चिंतामणि सिंह को पढ़ाया करता था। मैं जब भी पढ़ना शुरू करता तो वे थोड़ी देर बाद उगने लगते थे, मतलब उबिया जाते थे, सोने लगते थे। मैं उन्हें जगह जगह कर पढ़ने पर मजबूर करता। वे देर रात बाद सोने के लिए अपने घर के अंदर चले जाते थे और मैं उन्हीं मजदूरों के कमरे में सो जाता था। सवेरा होते ही मैं अपने गांव वापस आ जाता। इसके बाद मैं स्कूल जाता। वे गणित, रेखा गणित तथा अंग्रेजी में बहुत कमज़ोर थे। वैसे मैं हाई स्कूल में निर्धारित 5 विषयों को बारी बारी से उन्हें रोज पढ़ाता था, किंतु उक्त 3 विषयों पर विशेष ध्यान देता था क्योंकि उन दिनों सबसे ज़्यादा छात्र इन्हीं विषयों में फेल हो जाते थे। रात में पढ़ाते समय सबसे रोचक बात यह होती कि बगल में बंधा उनका घोड़ा बीच बीच में हिनहिना उठता था, जिसे सुनकर मेरा पूरा ध्यान घुड़सवार होकर घर से भागते हुए गौतम बुद्ध की तरफ चला जाता था तथा कुछ समय के लिए मैं एक गंभीर दार्शनिक सोच में तल्लीन हो जाता था। घर से भागने की कल्पना बार बार जागृत हो जाती थी। स्वतः स्फूर्त ढंग से यह विचार भी उत्पन्न होता रहता कि चिंतामणि सिंह का घोड़ा चुराऊं और उस पर बैठकर बुद्ध की तरह भाग जाऊं। ऐसा सोचते सोचते मैं एकदम गंभीर हो जाता। ऐसा देखकर चिंतामणि सिंह बार बार गंभीरता का कारण पूछते। मैं उन्हें हर बार बहका देता और कहता कि कोई कारण नहीं है। इसी तरह चिंतामणि सिंह के घर पर एक अन्य दृश्य मुझे बहुत आकर्षक लगता था। उनके 22 जोड़ी बैल एक कतार में गड़ी हदियों में एक साथ चारा खाते और बड़ा मोहक दृश्य पैदा कर देते थे। उनके सारे बैल हिष्ट पुष्ट थे। आज जब मैं उनके 22 जोड़ी बैलों को याद करता हूँ तो अचानक मेरे दिमाग में सूत पिटक में वर्णित प्राचीन कौशल क्षेत्र का वह ब्राह्मण याद आता है जो अपने 14 बैलों की चोरी के चलते बहुत दुखित रहा करता था। एक बार उसके पास गौतम बुद्ध ठहरे हुए थे। तो आज का यह कहानी मुर्दहिया यहीं पे समाप्त होता है। भाग 6 चले बुद्ध की राह पे शीर्षक पार्ट 2 आज यहीं पे समाप्त होता है। अगले पार्ट के साथ मिलेंगे। आपको यह कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपने शिकायत और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।